हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल्व। नेक्स्ट टर्म आता है ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व होता क्या है कि जब आप स्ट्रेट रोड और कर्व रोड को जोड़ते हैं जिस रोड से, वो ओवरऑल कहलाता है आपका ट्रांजिशन कर्व। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली किसी स्ट्रेट रोड को सर्कुलर से जोड़ दें तो आपको व्हीकल को जो है मूव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सडन जो है यहाँ पे रेडियस इनफाइनाइट है और यहाँ पे रेडियस आर है। क्लियर है? जब आप इसके रेडियस की बात करते हैं आर है, और यहाँ पे ये स्ट्रेट कर्व है तो यहाँ पे रेडियस कोई है ही नहीं, यानी इनफाइनाइट है। तो इसलिए जो है इन दोनों को इजीली जो है व्हीकल मूव कर सके स्ट्रेट से, तो स्ट्रेट कर्व को सर्कुलर कर्व से जोड़ने पे जो आप कर्व बनाते हैं हल्का, वो आपका कहलाता है ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं बिटवीन स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व, जिससे कि जो रेडियस है वो चेंज हो ग्रेजुअली फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर। ऐसा ना हो कि सडन इनफाइनाइट था फिर यहाँ पे सडन आर हो गई, तो उससे क्या होगा, व्हीकल इजीली जो है मूव नहीं कर पाएगा। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि टू इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिटवीन स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। क्लियर है? तो आपको पता है कि अगर स्ट्रेट रोड है तो वहां पे आर की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। और वही अगर रेडियस, कर्व रेडियस में आ गए, आप कर्व में आ गए, तो वहां पर रेडियस क्या होगी? आर। तो यानी कि जीरो से आर धीरे धीरे जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करता है ट्रांजिशन कर्व। आपने पहले स्ट्रेट प्रोवाइड किया जहाँ पे जो है स्ट्रेट कर्व था, वहां पे फिर आपने धीरे धीरे ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर दिया, फिर एकदम सर्कुलर कर्व आ गया। क्लियर है? तो इससे क्या हो रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है। टू अवॉइड सडन जर्क, ऐसा ना हो कि स्ट्रेट में आए और आपने एकदम सर्कुलर में आ गए, सडन जर्क मिल गया, उसको अवॉइड करने के लिए आप ट्रांजिशन कर्व बना देते हैं। टू इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग ग्रेजुअली, तो सुपर एलिवेशन और एक्स्ट्रा वाइडनिंग ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। To enable the driver turn the steering of vehicle gradually for comfort and security, यानी ड्राइवर जो है वो इजीली मूव कर सके, जो व्हीकल वगैरह है उसको इजीली टर्न कर सके कंफर्ट के साथ, तो इसीलिए आप ट्रांजिशन कर्व को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। टू इम्प्रूव एस्थेटिक अपीयरेंस, यानी कि आप ओवरऑल देखने में भी सही लगेगा, सडन स्ट्रेट से आपने एकदम सर्कुलर कर्व बना दिया। दूसरी बात है कि अगर आप थोड़ा सा ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर देते हैं, क्लियर है, ये ट्रांजिशन कर्व आया, फिर एक ये सर्कुलर कर्व आ गया और ये स्ट्रेट रोड है, तो फाइनली जो है अपीयरेंस ऊपर से साइड डिस्टेंसेस भी प्रॉपर हो जाती है। तो कुछ टाइप्स हैं ट्रांजिशन कर्व के: स्पाइरल और क्लोथाइड, बर्नौलीज, लैम्निस्केट और क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, यहाँ क्लोथॉइड होगा, CLOTHOID। ठीक है, ये कहलाता है स्पाइरल और क्लोथाइड, बर्नौली, लैम्निस्केट्स एंड क्यूबिक पैराबोला। तो फाइनली होता क्या है कि इस टाइप के कर्व अगर आप देखें तो कुछ ऐसे बनते हैं। स्पाइरल जो होता है, या तो आप ट्रांजिशन कर्व स्पाइरल शेप में बना सकते हैं, स्पाइरल कुछ इस टाइप का रहेगा। क्लियर है? या आप बर्नौली लैम्नी स्केट बना सकते हैं, तो बर्नौली लैम्नी स्केट जो है ये पूरा कवर होता है। और क्यूबिक पैराबोला अगर आप देखें तो क्यूबिक पैराबोला कुछ इस टाइप का कर्व होता है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया क्यूबिक पैराबोला, ये आपका सेकेंड वाला हो गया लैम्नी स्केट या बर्नौली लैम्नी स्केट, और ये आपका हो गया स्पाइरल। क्लियर है? तो ये आपके थ्री टाइप के ट्रांजिशन कर्व्स रहते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी डायग्राम आ जाता है, पूछ लेते हैं कौन सा इसमें स्पाइरल है, कौन सा लैम्नी स्केट है और कौन सा क्यूबिक पैराबोला है। क्लियर है? अब बात करते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, कैसे फाइंड करेंगे लेंथ। तो ये पहला जो है कंसेप्ट है जिस पर बेस्ड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, इस पर बेस्ड होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन पे। तो इसको फाइंड करने के लिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इसका फॉर्मूला होता है LS, यानी कि V³/CR। आपको बस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड करिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, जहाँ C की वैल्यू होती है 80/75 प्लस V, जहाँ V क्या है? किलोमीटर पर आवर में। क्लियर है? तो यहाँ से आप C की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और यहाँ वेलोसिटी V क्या है? ये मीटर पर सेकेंड में है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, रेडियस मीटर में है, और जो C की वैल्यू होती है जनरली
वो 0.5 से 0.8 के बीच में रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जो फॉर्मूला होता है ट्रांजिशन कर्व का, वी क्यूब अपॉन सी आर। नेक्स्ट आता है कि बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, यानी सुपर एलिवेशन के रेट ऑफ चेंज के बेसिस पर जो है पहला फॉर्मूला है पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज। अगर जो पेवमेंट है वो रोटेट कर रहा है इनर एज के अबाउट, तो जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला होता है आपका, ये मीटर में रहता है, इसका फॉर्मूला होता है ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला होता है आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का, जहां आपका 1/n क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। क्लियर है? तो जो n की वैल्यू होती है जनरली वो 150 होती है फॉर प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए, और n की वैल्यू 60 यूज़ करते हैं आप फॉर हिली एरियाज़ के लिए। क्लियर है? हिली और माउंटेनियस जो एरियाज़ होते हैं वहाँ के लिए आप n की वैल्यू 60 यूज़ करते हैं। e आपको पता है सुपर एलिवेशन की वैल्यू है, और डब्ल्यू ई क्या है आपका, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। क्लियर है? डब्ल्यू ई एक्स्ट्रा वाइडनिंग है। अगर नहीं दिए क्वेश्चन में तो आप इसको 0 पुट कर सकते हैं। डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ रोड, इसको आप विड्थ ऑफ रोड कहते हैं। अब एक फॉर्मूला आता है कि पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर। अगर पेवमेंट सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है तो सिंपल जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है इसका आप क्या करते हैं, ई एन, तो जो भी विड्थ है टोटल पेवमेंट की उसको बाई 2 कर देते हैं सेंटर के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है, और ये जो फॉर्मूला आ जाता है आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का। एक कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला है, इसको आप याद कर सकते हैं। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का 2.7 कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ वी क्या है, किलोमीटर पर आर में। क्लियर है? तो ये जो फॉर्मूला होता है आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का, ये होता है फॉर प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए। यानी कि अगर आपका टेरेन प्लेन या रोलिंग है तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं। अगर एल एस की वैल्यू मीटर में है इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, सिर्फ वी स्क्वायर अपॉन आर यूज़ कर रहे हैं आप, और वी यहाँ पे भी किलोमीटर पर आर में है। तो ये जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे डायरेक्टली एम्पेरिकल फार्मूला, ये आपका होगा फॉर माउंटेनियस और स्टीप टेरेन के लिए। माउंटेनियस और स्टीप या जो भी हिली एरियाज होते हैं वहाँ के लिए आप ये वाला वी स्क्वायर अपॉन आर डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जो मिनिमम लेंथ होती है ट्रांजिशन कर्व की, क्लियर है, मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व वो क्या होगी, मिनिमम ऑफ दिस, यानी कि इनमें से जो भी वैल्यू मिनिमम आ रही है सारे फॉर्मूले और सारे कंसेप्ट के थ्रू, तो वो वैल्यू इनमें से जो मिनिमम होगी वही आपकी मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट एक टर्म आता है शिफ्ट ऑफ कर्व। शिफ्ट ऑफ कर्व क्या होता है कि सपोज ये स्ट्रेट कर्व है, ये स्ट्रेट रोड जा रही है, और यहाँ पे ये आपकी सर्कुलर कर्व है। क्लियर है? तो इसको जोड़ने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ ट्रांजिशन कर्व का यूज़ करते हैं। तो ये आपने ट्रांजिशन कर्व का यूज़ कर दिया जिससे जो है रेडियस ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हो, यानी इनफाइनाइट से आप धीरे धीरे बढ़े। तो उसके लिए क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करते तो क्या होता, थोड़ा इस टाइप से आता, और यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्टली सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करते तो थोड़ा अंदर इनर एज के अबाउट इस टाइप से आता। क्लियर है? तो फाइनली आपने क्या किया, जब आपने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया तो ये थोड़ा सा ये शिफ्ट प्रोवाइड कर दी, यानी कि कर्व को थोड़ा अपवर्ड आउटर डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया और इसको थोड़ा इधर डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। तो ये वैल्यू आपकी कहलाती है शिफ्ट ऑफ कर्व। तो शिफ्ट ऑफ कर्व की जो जनरली वैल्यू होती है कि कितना शिफ्ट करते हैं आप जब ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व स्क्वायर अपॉन 24 आर। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि शिफ्ट ऑफ कर्व की वैल्यू क्या होती है, जहाँ एल एस क्या है आपका, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। क्लियर है?
तो ये कंसेप्ट हो गया ट्रांजिशन कर्व की लेंथ का, यानी शिफ्ट ऑफ कर्व कैसे फाइंड करेंगे। डायरेक्टली फॉर्मूला है LS²/24R, जहाँ R क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्व। अब नेक्स्ट टर्म आता है इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व, यानी कि ग्रेडियंट का इफेक्ट क्या पड़ेगा हॉरिजॉन्टल कर्व पे। तो आपको ये फाइंड करना है। तो जब कर्व होता है जिसमें आप ग्रेडियंट भी प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर देयर विल बी इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ट्रैक्शन ड्यू टू बोथ कर्व एंड ग्रेडियंट। तो वहाँ पर कर्व और ऊपर से ग्रेडियंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन दोनों की वजह से कुछ ट्रैक्शन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए आपको नेसेसरी है, ज़रूरत है कंपनसेट करने को ग्रेडियंट को एट हॉरिजॉन्टल कर्व पे, यानी हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे ग्रेडियंट को थोड़ा कंपनसेट यानी कम कर देते हैं, जिससे कि जो ट्रैक्शन रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज ना हो पाए। क्लियर है? तो उसको कहते हैं ग्रेडियंट कंपनसेशन। तो आईआरसी के अकॉर्डिंग जो ग्रेड कंपनसेशन है, ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर ग्रेडियंट फ्लैटर देन 4%, यानी कि 4% जो है फॉर नॉट नेसेसरी फॉर ग्रेडियंट फ्लैटर, यानी 4% से कम तो नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। क्लियर है? यानी मिनिमम 4% तो होना चाहिए। तो ग्रेडियंट कंपनसेशन फाइंड कैसे करते हैं? तो ग्रेडियंट कंपनसेशन का जो आईआरसी ने फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग ग्रेडियंट कंपनसेशन या ग्रेड कंपनसेशन, तो इसका फॉर्मूला होता है 30+R/R% या 75/R%। क्लियर है? तो इसमें से जो वैल्यू मिनिमम होती है वो आप ग्रेड कंपनसेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो फाइनली जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट आएगा, यानी कि फाइनली जितना कम होके ग्रेडियंट मिलेगा, कंपनसेटेड ग्रेडियंट की जो वैल्यू होगी वो होगी ग्रेड माइनस, यानी जो ऑलरेडी आप ग्रेडियंट या ग्रेड प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। क्लियर है? तो ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन की जो वैल्यू आएगी वो आपकी फाइनली कंपनसेटेड ग्रेडियंट होगी। तो जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट होता है उसकी वैल्यू 4% से कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? देख लीजिए एक क्वेश्चन कि हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 60 मीटर इज प्रोवाइडेड, फाइंड द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो आपको पता है कि कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेड कंपनसेशन निकालने पहले कि कितना आपको कम करना है। तो ग्रेड कंपनसेशन क्या हो जाएगा 30+R/R या 75/R। इनमें से जो वैल्यू मिनिमम होगी वो आप यूज़ कर लेंगे। तो 30+R/R की वैल्यू क्या होगी, R कितना है 60 मीटर डिवाइडेड बाई 60। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1.5 आएगी, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे 75/60 तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.25। तो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वही आपकी ग्रेड कंपनसेशन की वैल्यू होगी। तो ग्रेड कंपनसेशन कितना आ जाएगा 1.25। क्लियर है? अब आपको निकालना है कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट होगा कितना, कितना कंपनसेट होके यानी कम होके फाइनली जो है कितना आपको मिल रहा है, तो वो कहलाता है कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो इसका ये फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। क्लियर है? तो ओवरऑल क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो ग्रेड प्रोवाइड किया हुआ है वो है आपका 6%। क्लियर है? क्वेश्चन में 6% गिवन है, तो फाइनली क्या हो जाएगा 6% माइनस ये कितना होगा 1.25%। क्लियर है? तो फाइनली आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.75%। वही अगर ये वैल्यू सपोज 3.75 आती तो आप कितना ले लेते 4%, क्योंकि मिनिमम तो 4% आपको कंपनसेटेड ग्रेडियंट प्रोवाइड करना ही है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेटबैक डिस्टेंस। सेटबैक डिस्टेंस होती क्या है, ये वो क्लियर डिस्टेंस है required from center line of road to the inner obstruction to provide adequate side distance। मतलब क्या है, सपोज केस 1 लेते हैं, तो केस 1 में when लेंथ ऑफ कर्व, जो भी कर्व रोड है आपकी उसकी लेंथ ऑफ कर्व जो है अगर ग्रेटर देन है साइड डिस्टेंस से, साइड डिस्टेंस आपकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी हो सकती है, इंटरमीडिएट आईएसडी यानी इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस भी हो सकती है, या ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस भी हो सकती है। जहाँ एल सी क्या है लेंथ ऑफ कर्व, आपने एल एस पहले यूज किया था जो कि क्या था लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। क्लियर है? अब सपोज कोई कर्व है ये, ठीक है, इसकी जो रेडियस है कर्व की
वो आपकी क्या है, आर, यानी आर रेडियस है। तो अगर लेंथ ऑफ कर्व यानी कर्व की लेंथ जो है वो आपकी ज़्यादा है कंपैरेटिवली साइड डिस्टेंस से, यानी लेंथ ऑफ कर्व ज़्यादा है और साइड डिस्टेंस की वैल्यू कम है, क्लियर है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये ओवरऑल क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ कर्व, यानी कर्व की सेंटर लाइन क्या हो गई, ये हो गई। ये वो डिस्टेंस है, क्लियर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ रोड टू द इनर ऑब्स्ट्रक्शन। और यहाँ से अगर आप साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस टाइप से आएगी, यानी कि जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, फाइनली ये कर्व अगर स्ट्रेट लाइन होती तो आप इजीली जो है साइड डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते थे। तो जो इनर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है तो इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है ये आपकी कहलाती है सेटबैक डिस्टेंस। तो आपको सेटबैक डिस्टेंस यानी एम की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन में आ जाता है सेटबैक डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करिए। तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या होगी, सपोज ये कर्व है जो एंगल बना रहा है अल्फा बाई टू और अल्फा बाई टू का सेंटर लाइन से। तो आपको पता है ये डिस्टेंस निकालनी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो आम एम की वैल्यू है डायरेक्टली क्या हो जाएगी, अगर टोटल रेडियस में यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू माइनस कर दें तो आपको एम की वैल्यू मिल जाएगी। तो एम इक्वल टू कैपिटल आर माइनस, अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये आर है ये भी आर है रेडियस, यानी ये आर है तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा बाई टू। तो आर कॉस अल्फा बाई टू, यानी अगर एम निकालना है आपको तो टोटल रेडियस में आर कॉस अल्फा बाई टू अगर आप माइनस कर दें तो फाइनली आपको ये सेटबैक डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। और वही अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो एंगल क्या होता है, एंगल इक्वल टू जो भी कर्व है उसके रिस्पेक्ट में अपॉन रेडियस, क्लियर है। तो ये आपका एंगल कहलाता है, ये कंसेप्ट होता है सर्किल का। तो एंगल कितना है, अल्फा बाई टू इक्वल टू ये डिस्टेंस कितनी है, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की ओवरऑल डिस्टेंस कितनी है आपकी, एस बाई टू, यानी टोटल एस है साइड डिस्टेंस। तो अगर साइड डिस्टेंस की ये वैल्यू अगर आप देखें तो फाइनली ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, एस बाई टू, यानी एस अपॉन टू डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्व कितनी है, एस अपॉन टू आर। तो ये तो वैल्यू हो गई आपकी डिग्री में। अगर आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। तो क्या हो जाता है, अल्फा बाई टू इक्वल टू एस अपॉन टू डिवाइडेड बाई आर, क्लियर है। तो यहाँ से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं, अल्फा बाई टू की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो फाइनली आप सेटबैक डिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कंसेप्ट। ये टोटल है आपकी साइड डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और ये लेंथ ऑफ कर्व ज़्यादा है तो ये साइड डिस्टेंस है आपकी। यहाँ से आप इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं सेटबैक डिस्टेंस। अब सपोज केस टू आता है फॉर टू लेन। अब सपोज टू लेन की बात हो रही है तो टू लेन में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है एक कर्व ये है और ये एक सिंगल लेन हो गई, और टू लेन की बात हो रही है तो ये आ रहा है, क्लियर है। तो इसकी अगर आप रेडियस कैलकुलेट करें तो सबसे पहले तो इस रोड की सेंटर लाइन क्या होगी, यही होगी सेंटर लाइन। सेंटर लाइन और इनर लाइन से जो सेटबैक साइड डिस्टेंस है उसका ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि अगर आप बात करते हैं यहाँ से तो सपोज ये रेडियस हो गई, ये तो आपकी सेंटर लाइन रेडियस हो गई आर, क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर आप यहाँ से साइड डिस्टेंस की बात करते हैं तो कुछ इस टाइप से आएगी, क्लियर है। तो ये आपकी हो गई साइड डिस्टेंस एस एस डी, यानी कि अगर आप क्लियर सेटबैक डिस्टेंस की बात करें तो सेंटर लाइन क्या हो गई रोड की ये, और यहाँ से इनर जो लेन है, इनर लेन से जब आप साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जो इनर ऑब्स्ट्रक्शन आता है इसको कैलकुलेट करने में, तो इससे जो डिस्टेंस होती है ये आपकी सेटबैक डिस्टेंस कहलाती है। यानी सेटबैक डिस्टेंस अब यहाँ पे क्या हो गई एम। सपोज आपने इस लेन को डिवाइड कर दिया स्मॉल डी तो ये भी वैल्यू स्मॉल डी होगी, और इसको भी जब अगर हाफ करते हैं तो फाइनली ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी स्मॉल डी, और ये वैल्यू भी स्मॉल डी। यानी अगर आप टोटल विड्थ ऑफ रोड देखें इसमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी ऐड है तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर टाइम्स ऑफ डी। तो यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाई फोर। अब आपको सेटबैक डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो यहाँ से यहाँ तक की आपको पता है टोटल रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, ये एंगल क्या है अल्फा बाई टू, ये एंगल है अल्फा बाई टू। यानी टोटल डिस्टेंस m इक्वल टू जब कैलकुलेट करेंगे तो r माइनस
अब आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर माइनस कर दें टोटल में तो आपको m मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक की रेडियस यानी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। टोटल रेडियस क्या है r, तो r में से अगर आप d माइनस कर दें तो यहाँ से आपको यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी, r माइनस स्मॉल डी। तो ये तो r माइनस स्मॉल डी हो गई, ये अल्फा बाई 2 हो गया। तो आप यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के ये कंपोनेंट निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, r माइनस डी कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर है? तो ये आपकी आ गई सेट बैक डिस्टेंस। सिमिलरली एंगल आपको अगर फाइंड करना है तो एंगल क्या हो जाएगा, यानी अल्फा बाई 2 इक्वल टू जो साइड डिस्टेंस है टोटल s है, इसकी हाफ कितनी हो जाएगी s, यानी s अपॉन 2 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द कर्व। रेडियस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, r माइनस डी। क्लियर है? यानी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आप देखेंगे तो r माइनस डी है। अगर इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली आपको ये रेडियन में एंगल मिल जाएगा। और रेडियन में मिल गया, यहाँ पे अल्फा बाई 2 की वैल्यू यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो आप सेटबैक डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो कंडीशंस हो गई फॉर सिंगल लेन और फॉर टू लेन। तो जो जनरल फॉर्मूला बनता है, अब कोई भी लेन हो सकती है, 4 लेन, 5 लेन, 6 लेन, 7 लेन, तो जनरल जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला आ जाता है आपका कि जो सेटबैक डिस्टेंस है n इक्वल टू, सपोज आपने मान ली नंबर ऑफ लेन्स। क्लियर है? नंबर ऑफ लेन्स n हो गई। तो यहाँ पे जो सेटबैक डिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला बनता है वो आता है r माइनस n माइनस 1 इंटू डी इंटू कॉस अल्फा बाई 2। तो ये तो हो गया आपका सेटबैक डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब कोई भी लेन की वैल्यू हो, बस नंबर ऑफ लेन्स n की जगह डाल दीजिए। जैसे ऊपर की बात करें तो यहाँ पे 2 लेन था, तो यहाँ पे n की जगह आपने 2 डाल दिया, 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1। तो फाइनली आपको फॉर्मूला मिल गया r माइनस डी कॉस अल्फा बाई 2। सेम अगर 1 लेन था तो यहाँ पे सिर्फ r माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2 आया। और सेम एंगल जो आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बाई 2 इक्वल टू s अपॉन 2, यहाँ पे आर माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया आपका s अपॉन 2 आर इंटू 180 बाई पाई। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दी सेंटर लाइन एंगल। यानी ये एंगल कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला हो गया, और सेटबैक डिस्टेंस कैलकुलेट करने का ये जनरल फॉर्मूला आपका आर माइनस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू कॉस अल्फा बाई 2। तो ये हो गए जनरल फॉर्मूले। अब नेक्स्ट केस आता है आपका व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस, यानी जो लेंथ है कर्व की वो अब कम है, साइड डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है। अब साइड डिस्टेंस चाहे एसएसडी हो, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, या आईएसडी हो सकती है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, या ओएसडी की वैल्यू हो सकती है, यानी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो अब कंडीशन क्या है, आप देख रहे हैं कि सपोज ये है कर्व। क्लियर है? और ये है आपकी आगे स्ट्रेट रोड। तो यानी कि जब आप कर्व की बात करें तो यहाँ से ये जो है रेडियस सेंटर लाइन आ जाएगी, यानी कि ये आपकी रेडियस हो गई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कर्व खत्म हो गया। क्लियर है? तो कर्व की अगर आप लेंथ देखें तो कितनी होगी, ये एलसी कर्व की लेंथ है। और यहाँ से अगर आप साइड डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो सपोज साइड डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो यहाँ तक आ रही है, यानी कि ये सेंटर लाइन हो गई रोड की। तो जब ये सेंटर लाइन हो गई तो आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये आपकी साइड डिस्टेंस होगी। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस कैलकुलेट हो गई। तो आपको पता है कि मिडिल की ये लेंथ L है, तो आप बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, ये आपकी लेंथ होगी S माइनस एल सी डिवाइडेड बाई 2। और सेम यहाँ पे भी ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी होगी, S माइनस एल सी बाई 2। क्लियर है? अब आपको सपोज ये जो है एंगल है सेंटर लाइन का, ये अल्फा बाई 2 है, और यहाँ से अब आपको सेटबैक डिस्टेंस निकालनी है। तो सेटबैक डिस्टेंस होती क्या है कि वो डिस्टेंस जो कि सेंटर लाइन से रोड के जो साइड डिस्टेंस में इनर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, अगर ये कोई कर्व नहीं होता तो डायरेक्टली साइड डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होती, लेकिन कर्व की वजह से क्या हो रही है, साइड डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, तो ये इनर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये आपकी कैपिटल एम यानी सेटबैक डिस्टेंस होती है। अब सपोज ये जो कर्व आया, क्लियर है, यहाँ पे आपने एक वर्टिकल ड्रॉप कर दिया और इसको जो है आपने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया।
तो जनरली ये पॉइंट आपने सपोज ए दे दिया, ये पॉइंट आपने कह दिया बी है और ये पॉइंट सी है, तो जो ओवरऑल सेटबैक डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, एम ए बी प्लस एम बी सी। यानी कि जो ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस अगर ऐड कर दें तो ये आपको टोटल जो है एम की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? अब ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी की वैल्यू के लिए तो जनरल फॉर्मूला हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की रेडियस क्या है, आर है, और यहाँ से यहाँ तक की भी रेडियस आर है। तो अगर टोटल आर में से ये वैल्यू बी से यहाँ तक की वैल्यू माइनस कर दें तो फाइनली आपको एम ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज ये वैल्यू ओ मान ली, तो एम ए बी को क्या लिख सकते हैं, टोटल एम ए ओ, यानी कि ए ओ डिस्टेंस में से अगर आप ओ बी बी ओ डिस्टेंस जो है माइनस कर दें तो आपको एम ए बी की वैल्यू मिल जाएगी प्लस एम बी सी। अब आपको एम ए ओ की वैल्यू चाहिए, एम ए ओ आपको पता है आर है, माइनस बी ओ की वैल्यू क्या है, ये आर है और ये अल्फा बाई टू है, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा बाई टू। पहली कंडीशन हो गई पहले जैसी, प्लस अब आपको बी सी की वैल्यू चाहिए, तो क्या कह सकते हैं आप, बी सी की वैल्यू इसके इक्वल होगी, जब ये अल्फा बाई टू है तो ये एंगल भी अल्फा बाई टू होगा, जब ये अल्फा बाई टू है तो फाइनली ये एंगल भी अल्फा बाई टू होगा। और ये डिस्टेंस आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, एस माइनस एल सी बाई टू है। तो जब एस माइनस एल सी बाई टू ये है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसका साइन एंगल, यानी कि एस माइनस एल सी बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू। क्लियर है? तो इस टाइप से टोटल एम की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वही अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना है अल्फा बाई टू, तो अल्फा बाई टू कैसे करेंगे, अब अल्फा बाई टू के लिए ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, आपको पता है टोटल यहाँ से यहाँ तक की कर्व की क्या है, एल सी, तो ये कितनी हो जाएगी, एल सी बाई टू, यानी कि जो लेंथ ऑफ कर्व है इसका बाई टू, और रेडियस क्या हो गई कर्व की, आर, इंटू अगर 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये वैल्यू किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेडियन में। क्लियर है? तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 180 बाई पाई, यानी ये अल्फा बाई टू की वैल्यू आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर आपको जनरल फॉर्मूला देखना है तो जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब लेंथ ऑफ कर्व जो है आपकी लेस देन है साइड डिस्टेंस से, तो जो m की वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी आर माइनस एन माइनस वन इंटू डी कॉस अल्फा बाई टू प्लस एस माइनस एल सी बाई टू साइन अल्फा बाई टू। क्लियर है? तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला बन गया सेटबैक डिस्टेंस का। और फाइनली अल्फा बाई टू की क्या वैल्यू आ जाएगी, एल सी अपॉन टू, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आर माइनस एन माइनस वन इंटू डी कॉस आर माइनस एन माइनस वन इंटू डी इंटू 180 बाई पाई। तो ये वैल्यू एंगल अल्फा की आ गई, 180 बाई पाई से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ओवरऑल आपको वैल्यू मिल गई अल्फा बाई टू की। यहाँ पे जब आप पुट कर देंगे तो आपको सेटबैक डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये ओवरऑल टॉपिक हो गया आपका सेटबैक डिस्टेंस का, जो कि हॉरिजॉन्टल कर्व के अंडर में आता है, कि हॉरिजॉन्टल कर्व में अगर कर्व की लेंथ जो है एसएसटी से कम है तो सेटबैक डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, उसी में सुपर एलिवेशन का इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा, ओवरऑल ट्रांजिशन कर्व की लेंथ क्या है, तो ये सारी वैल्यूज़ जो है आपको फॉर्मूला जस्ट पता होना चाहिए, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। थैंक यू फ्रेंड्स।